मुग़ल आज़म के बारे में एक बार मशहूर चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन ने कहा था, यह फ़िल्म अपने आप में आँखों की राहत का एक शामा है। निर्देशक के आसिफ ने जिस तरह तमाम कारनामे को तस्वुर करके अंजाम दिया है, वो तो उसी तरह है जिस तरह एक पेंटिंग बनाना। मैं समझता हूँ कि ऐसी फ़िल्म अगर फिर बनाना हो तो के आसिफ को ही इस दुनिया में वापस आना होगा, कोई और इस कारनामे को अंजाम नहीं दे सकता। मुग़ल आज़म के प्रति के आसिफ के जुनून के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार जब मशहूर संगीतकार नौशाद उड़न खटोला फिल्म का संगीत देने में व्यस्त थे तो आसिफ उनके घर जा पहुँचे और बोले कि तुम कहा करते थे कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय तुम कुछ बड़ा करो। वो दिन आ पहुँचा है, मैं मुग़ल आज़म बनाने जा रहा हूँ और तुम्हें इसका संगीत देना है। नौशाद ने उर्दू पत्रिका शमा के अगस्त 1984 में प्रकाशित लेख में नौशाद की कहानी नौशाद की ज़ुबानी में लिखा। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ करें क्योंकि मैं बहुत मशरूफ़ हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने 1 लाख रुपए की गड्डी निकाली और मेरे हारमोनियम पर रखते हुए कहा, ये एडवांस है। मैंने नाराज़ होकर उस गड्डी को फेंक दिया। सारे नोट कमरे में बिखर गए। आसिफ मुस्कुराते रहे। इसी बीच नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में घुसा। जब उसने कमरे का नज़ारा देखा तो ट्रे वहीं रखकर मेरी बीबी को बताने दौड़ा कि कमरे में चारों तरफ नोट फैले पड़े हैं। जब मेरी बीबी ऊपर आई तो उसने देखा कि नौकर की बताई बात सही थी। आसिफ साहब मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। जब मेरी बीबी ने पूछा कि माजरा क्या है तो आसिफ ने कहा, अपने मियाँ से पूछिए। मेरी बीबी और नौकर फर्श पर पड़े नोट उठाने लगे। आसिफ ने मुझसे कहा, नौशाद साहब जिद मत करिए, पैसे रख लीजिए, आप ही मेरे साथ काम करेंगे। और मैं भी मुस्कुरा दिया और बोला, अपने पैसे वापस लीजिए, हम लोग साथ काम करेंगे। मुग़ल आज़म की शूटिंग का जलवा ऐसा था कि कई बड़े बड़े लोग इसकी शूटिंग देखने आए थे। शूटिंग देखने वालों में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, मशहूर उर्दू शायर फैज़ अहमद फैज़ और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शामिल थे। नौशाद ने इसका जिक्र करते हुए एक बार लिखा था, उस जमाने में मुंबई के वर्ली सी फेस पर भुट्टो की एक खूबसूरत कोठी हुआ करती थी। वर्ष 1954 से 58 के बीच भुट्टो अक्सर इस कोठी में रहा करते थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था। जब मधुबाला पर मोहे पनघट पे छेड़ गए और नंदलाल फिल्मा रहे थे तो भुट्टो वहाँ मौजूद रहते थे। वो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। उन्होंने एक लंच के दौरान इसका इजहार भी मधुबाला से कर दिया था। इसके जवाब में उन्हें सिर्फ मधुबाला का एक कहकहा भर ही नसीब हुआ। मधुबाला ने अपना दिल मुग़ल आज़म में उनके हीरो दिलीप कुमार को दिया। दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शेडो एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मधुबाला उत्साह से भरी जिंदा दिल लड़की थी। उनकी वजह से ही मेरा शर्मीलापन और कम बोलने की आदत जाती रही। लेकिन जब मुग़ल आज़म की शूटिंग आदि हो गई तो हमारे बीच इतनी गलतफहमी बढ़ गई कि हमने बातचीत भी बंद कर दी। जब हमारे होठों को पंखों से छूने वाला सीन फिल्माया जा रहा था तो हम एक दूसरे का अभिवादन करना तो दूर, हम एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। अकबर बने पृथ्वीराज कपूर के लिए आसिफ ने खास किस्म के जूते बनवाए जो 4000 रुपये में बनकर तैयार हुए। जब कैमरामैन RD माथुर को ये बात बताई गई तो उन्होंने आसिफ से कहा, ये जूते तो शॉट में ढंग से नज़र भी नहीं आएंगे। राजकुमार केसरवानी अपनी किताब दास्तान मुग़ल आज़म में लिखते हैं, आसिफ ने इसका जवाब देते हुए कहा, यह मत भूलो कि मेरे अकबर को जूतों की कीमत मालूम है और जब वो ऐसे आलीशान जूते पहनकर चलेगा तो उसकी चाल में सचमुच एक मुग़ल शहनशाह वाली शान होगी। मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान शीश महल का सेट बनवाने में करीब 2 साल लग गए। आसिफ को इसकी प्रेरणा जयपुर के आमेर किले के शीश महल से मिली थी। भारत में मिलने वाला रंगीन शीशा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए आसिफ ने इस सेट के लिए बेल्जियम से शीशा मंगवाया था। खतीजा अकबर मधुबाला की जीवनी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती हैं, शीश महल का सेट बनाने के दौरान ईद आ गई। फिल्म के फाइनेंसर मिस्त्री रस्म के अनुसार आसिफ के घर पर ईदी लेकर पहुंचे। उनके हाथ में एक चांदी की प्लेट थी जिस पर कुछ सोने के सिक्के और 1 लाख रुपए रखे हुए थे। आसिफ ने टोकन के तौर पर एक सिक्का उठा लिया। उन्होंने रुपए भी उठाए लेकिन उसे तुरंत शाहपुर जी मिस्त्री को वापस करते हुए उन्होंने कहा, इन पैसों का इस्तेमाल मेरे लिए बेल्जियम से शीशा मंगवाने के लिए करिए। मुग़ल आज़म इतनी ओवर बजट हो गई कि इसके फाइनेंसर शाहपुर जी ने तय किया कि वो फिल्म का निर्देशन आसिफ से लेकर सोहराब मोदी को दे देंगे। मोदी उस जमाने में पुकार और सिकंदर जैसी ऐतिहासिक फिल्में बनाकर मशहूर हो चुके थे। एक दिन सोहराब मोदी मुग़ल आज़म के सेट पर आए। उन्होंने पूरे सेट का मुआयना किया और फिर आसिफ से पूछा कि प्यार किया तो डरना क्या गाने को वो कितने दिनों में फिल्मा लेंगे। आसिफ का जवाब था, करीब 30 दिन।
मोदी ने ऐलान किया इसे 6 दिनों में फिल्माया जा सकता है। खतीजा अकबर मधुबाला की ज़िंदगी द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती हैं, आसिफ ने तपाक से जवाब दिया, वैसे तो अगर आप बगल में रह रहे बी ग्रेड फिल्में बनाने वाले नानूभाई वकील को बुलवा भेजें तो ये गाना सिर्फ 2 दिन में शूट कर देंगे। सुल्तान अहमद ने बताया था कि शाहपुर जी ने करीब करीब तय कर लिया था कि वो मुगले आजम की शूटिंग को सोहराब मोदी की कंपनी मोदी मिनरवा टाउन में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उस वक्त मधुबाला ने के आसिफ का साथ दिया और ऐलान कर दिया कि अगर आसिफ को बदला जाता है तो वो फिल्म से हट जाएंगी। दिलीप कुमार को भी जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शाहपुर जी से कहा कि इस समय निर्देशक का बदलना फिल्म के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने शाहपुर जी से यहाँ तक कहा कि आप मेरे बकाया पैसे भले ही ना दें, लेकिन आसिफ को ये फिल्म पूरी कर लेने दें। सोहराब मोदी ने शाहपुर जी को ये बताने की कोशिश की कि आसिफ शायद पैसे बनाने के लिए इस फिल्म को लंबा खींच रहे हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी में के आसिफ को पैसों से कोई मोह नहीं था। वो दयालु शख्स थे। अपना पैसा किसी गरीब व्यक्ति की शादी में खर्च करने या किसी ज़रूरतमंद शख्स के घर किराया देने या किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस देने में या किसी व्यक्ति के इलाज में अपना पैसा देने में कोई हिचक नहीं होती थी। उनके पास अपना कोई निजी घर नहीं था और न ही उनके पास अपनी कार थी। वो हमेशा काली पीली टैक्सी पर चला करते थे। शाहपुर जी को उन पर इतना विश्वास था कि वो फिल्म के कलाकारों के पैसे उन्हें सीधे न देकर आसिफ के नाम से चेक काटते और आसिफ उन कलाकारों को पैसे दिया करते थे। आसिफ के बेटे अख्तर आसिफ कहा करते थे, मेरे पिता का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ था। वो एक बादशाह की तरह सोचते थे लेकिन एक फकीर की तरह रहते थे। परफेक्शन के प्रति आसिफ का जुनून इस हद तक था कि उन्होंने पृथ्वीराज कपूर का सलीम चिश्ती की मज़ार पर जाने का सीन तपती धूप और गर्म बालू पर फिल्माया था। उन्होंने पृथ्वीराज को बता दिया था कि जब उनके लिए गर्म बालू पर चलना असहनीय हो जाए तो वो अपना हाथ अपने बगल में ले जाकर इशारा भर कर दें, शूटिंग रोक दी जाएगी। कैमरामैन आर.डी. माथुर पृथ्वीराज कपूर के इशारे का इंतजार ही करते रह गए, लेकिन वो नहीं आया। पृथ्वीराज कपूर तपती रेत पर तब तक आगे बढ़ते गए जब तक आसिफ ने कट नहीं कह दिया। राजकुमार केशवानी अपनी किताब दास्तान मुगले आजम में लिखते हैं कि के आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को नैतिक समर्थन देने के लिए अपने दोनों जूते उतार दिए और खुद भी नंगे पैर चले। शॉट पूरा होते ही कपूर को गले लगाने दौड़े। तब तक पृथ्वीराज कपूर के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। अजीत ने एक बार याद किया था कि जब फिल्म में उनकी मौत का सीन फिल्माया जा रहा था तो आसिफ टेक पर टेक लगाए जा रहे थे। मैंने फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर सुल्तान अहमद से मजाक किया था कि लगता है आसिफ शॉट को ओके तभी करेंगे जब मैं असल में मरकर नीचे गिर जाऊंगा। जब मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो गाना फिल्माया जा रहा था तो पहले के आसिफ और फिर नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज नौशाद के पास आकर बोले, नौशाद साहब ये गाना ऐसा बनाएं कि वाजिद अली शाह के दरबार के ज़माने की ठुमरी और दादरा याद आ जाए। नौशाद ने कहा कि कथक के चेहरे और हाथ के हाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसे फिल्म में मधुबाला पर फिल्माया जाएगा। उन्होंने कथक कभी सीखा नहीं है, क्या वो इसके साथ न्याय कर पाएंगी? लच्छू महाराज ने कहा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने शूटिंग से पहले मधुबाला को घंटों कथक का अभ्यास करवाया। पूरा गाना मधुबाला पर फिल्माया गया और इसके लिए किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक दिन आसिफ ने नौशाद से कहा कि वो स्क्रीन पर तानसेन को गाते हुए दिखाना चाहते हैं। सवाल उठा कि इसे गाएगा कौन? नौशाद ने कहा कि इसे उस समय के तानसेन बड़े गुलाम अली से गवाना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। आसिफ ने कहा कि आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जब आसिफ ने बड़े गुलाम अली से गाने की फरमाइश की तो उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। राजकुमार केशवानी लिखते हैं, आसिफ ने हार न मानते हुए गाना तो आप ही गाएंगे। उस्ताद ने हैरत से नौशाद की तरफ देखकर पूछा, ये पागल है क्या? नौशाद ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, एकदम पागल है, मानेगा नहीं। उस्ताद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी पागलों का इलाज करना खूब आता है। गाने के इतने रुपए मांगूंगा कि सारा पागलपन ठीक हो जाएगा। उस्ताद ने फैसला सुनाया, ठीक है गाऊंगा, लेकिन लूँगा पूरे 25,000 रुपये। आसिफ ने चुटकी बजाकर अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और जेब से नोटों की गड्डी निकालकर पेश कर दी। बस सिर्फ 25,000 रुपये मंजूर है। उस्ताद ने एक के बाद एक 2 गीत रिकॉर्ड करवाए, प्रेम जोगन बन के और जोगन सुंदरी पिया और चले और शुभ दिन आयो राज दुलारा। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले के आसिफ ने पिक्चर हॉल मराठा मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ करवाया। बुकिंग खुलने से 3 दिन पहले ही मूसलाधार बारिश के बावजूद टिकट के लिए लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई थी। हालत ये थी कि वहीं लोग खाने पीने और सोने लगे थे। कतार में खड़े लोगों के लिए बाकायदा उनके घर से टिफ़िन में खाना आता था। सबसे पहले
टिकट संपत लाल लोढ़ा ने खरीदा 75 पैसे से, और 2 रुपये में मिलने वाले टिकट ब्लैक में 100 रुपये से 200 रुपये के बीच। 4 अगस्त 1960 को जब मुगल आजम का प्रीमियर हुआ तो फिल्म के प्रिंट को हाथी पर लादकर थिएटर पहुंचाया गया। भीड़ का आलम यह था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को हॉल तक पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। लेकिन इस प्रीमियर में फिल्म के हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन मधुबाला गैर हाजिर थे। दिलीप कुमार के इस समारोह में शामिल न होने की एक वजह थी कि आसिफ ने इस बीच उनकी छोटी बहन अख्तर से शादी कर ली थी, और दिलीप कुमार अपने दोस्त की इस हरकत से काफ़ी नाराज़ थे। मधुबाला अपनी दिल की बीमारी से इतनी पस्त थी कि इतने बड़े जश्न में शामिल होने की हिम्मत न जुटा सकी। अगले 77 हफ्तों तक मराठा मंदिर थिएटर में मुगल आजम लगातार हाउसफुल चलती रही। लेकिन पूरे भारत में तहलका मचा देने वाली इस फिल्म को फिल्म फेयर ने मात्र 3 पुरस्कारों के लिए चुना। फिल्म का हर गीत लोगों की जुबान पर आने के बावजूद उस साल सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार दिल अपना और प्रीत पिराई के संगीत के लिए शंकर जयकिशन को दिया गया। फिल्म फेयर ने इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के अभिनय को भी अनदेखा किया। उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलीप कुमार को तो मिला, लेकिन फिल्म कोहिनूर के लिए मधुबाला के मुकाबले बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चुना गया। मुगल आजम को कुल 3 पुरस्कार मिले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट डायलॉग के लिए। इस फैसले से नाराज होकर के आसिफ ने मुगल आजम के लिए घोषित बेस्ट फिल्म के अवार्ड को भी लेने से इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मुगल आजम की शूटिंग खत्म होने के बाद गुरुदत्त ने फिल्म के सेट के नक्काशीदार खंभे उधार लेकर अपनी फिल्म चौधरी का चांद के सेट तैयार करवाए। मुगल आजम के आर्ट डायरेक्टर MK सैयद को तो फिल्म फेयर ने इनाम देने लायक नहीं समझा, लेकिन उनसे उधार लिए सामान से बने सेट लगाने वाले बीरेन नाग को चौधरी का चांद के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। मुगल आजम को 3 भाषाओं में बनाया गया था, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। अंग्रेजी संस्करण का नाम था द ग्रेट मुगल, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। तमिल संस्करण का नाम रखा गया था अकबर, लेकिन उसे दर्शकों ने पसंद नहीं किया। शूटिंग के दौरान हर शॉट को 3 बार शूट किया जाता और डायलॉग भी 3 बार दोहराए जाते। नतीजा यह रहा कि शूटिंग की अवधि बढ़ती गई और बेइंतहा फुटेज जमा होता रहा। सेट तब तक लगे रहते जब तक तीनों भाषाओं में शॉट ओके नहीं हो जाते। परफेक्शन के प्रति आसिफ के जुनून का नतीजा यह रहा कि शूटिंग समाप्त होते होते करीब 8000 फीट का नेगेटिव जमा हो गया, जिसका बहुत कम हिस्सा फिल्म में इस्तेमाल किया गया। एक अनुमान के अनुसार इस फुटेज में कम से कम 4 मुगल आजम बनाई जा सकती थी।